स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर नेम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स से शब्द आपने सुने होंगे, इसको प्रतिजैविक कहते हैं मराठी में, ठीक है। अब उसके बाद में तो एंटीबायोटिक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स इज द कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi which destroy or preventing the growth and development of harmful bacteria। एंटीबायोटिक यानी ऐसा कार्बन कंपाउंड जो बनाया जाता है किससे? एक तो कुछ बैक्टीरिया से या कुछ फंगस से। वो उसका काम क्या है कि जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है अपने शरीर में या हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, या उसकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को कहेंगे एंटीबायोटिक्स। यानी वो एंटीबायोटिक्स सभी कार्बन कंपाउंड नहीं, जो कार्बन कंपाउंड किससे बनाए गए हैं, कुछ बैक्टीरिया के पदार्थ से, बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस से वो कार्बन कंपाउंड बनाया जाता है जो प्रतिजैविक का काम करता है। प्रतिजैविक मतलब दूसरे जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उन हार्मफुल बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, या तो फिर हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को वो सब ग्रोथ को और डेवलपमेंट को भी रोक देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद में एंटीबायोटिक्स इज द डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी इज द रिवोल्यूशंस। एक क्रांति आई है इन द मेडिसिन, दवाइयों में। 20वीं शताब्दी में इस एंटीबायोटिक की जो खोज हुई तो उसमें एक क्रांति हुई, इसमें मेडिसिन की दुनिया में, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स इवन डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की बीमारी जो है, इवन टीबी ट्यूबरकुलोसिस डिसीज आर टोटली eradicated from some countries by the use of these antibiotics, ठीक है। इन एंटीबायोटिक्स के उपयोग से बहुत सारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो डिसीज, जो भयानक डिसीज है, टीबी जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो पूर्णतः इरेडिकेट हो गया, मतलब नष्ट हो गया है। वहां पे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट नहीं दिखते, तो वो जो देन है वो दे रही इसकी वो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक सम कंट्रीज द ट्यूबरकुलोसिस डिसीज इज टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स जो है, ये एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। सम एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय द प्रोटोजोआज। ये जो खतरनाक या हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम करती है। दूसरी बात, प्रोटोजोआ जो है, आदिजीव जिसको कहते हैं, ठीक है, उन आदिजीवों को भी नष्ट करने का काम कौन करते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड कुछ जो एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, सम एंटीबायोटिक्स आर वाइडली यूज्ड इन द वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। जो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया पे ये कहीं एंटीबायोटिक्स काम भी करती है। तो ऐसे दे आर का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ब्रॉड
स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे कहेंगे? ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक से में बहुत सारे बैक्टीरिया को एक ही एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। मतलब those antibiotics are used for number of bacteria, to destroy the number of bacteria. ऐसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो उसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आर एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये सब दवाइयों के नाम है। एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेरामाइसिन, ठीक है। तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। मतलब अनेक बैक्टीरिया को जो एक ही एंटीबायोटिक्स काम करती है अनेक बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे हैं when your pathogens when the pathogens cannot be identified, ये वाली जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो कहाँ काम करती है? when pathogen is not identified but symptoms of the disease are seen in the patient में अगर वो दिखाई दे रही है, सिम्टम्स विजिबल है जैसे, तो ऐसे समय भी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है, ठीक है। मतलब पैथोजेंस यानी जो रोग जंतु जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। ऐसे समय में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उस पेशेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि पैथोजेंस आर आइडेंटिफाइड, तो जैसे अपने को एक पर्टिकुलर पैथोजेंस आइडेंटिफाइड हो गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक परफेक्ट एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। वो ऐसे मेडिसिन को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी पर्टिकुलर आपको मालूम हो गया कि उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक परफेक्ट कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेगी उसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है उसके एग्जांपल से देखेंगे तो वो है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। समझ में आई बात? इसमें हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के एंटीबायोटिक्स, सबसे पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहाँ काम करती है? पैथोजेंस आर नॉट आइडेंटिफाइड बट सिम्टम्स आर seen in the patient, that time broad spectrum antibiotics are used, ठीक है। और पैथोजेंस आइडेंटिफाइड नहीं होता है वहां पे काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके एग्जांपल हमने देखे एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, और जिसमें अपने को पैथोजेंस आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो उसके लिए एक परफेक्ट एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये भी एक एंटीबायोटिक्स है।
कहाँ से प्राप्त, कैसे मतलब कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। The penicillin is a group of antibiotics and these are obtained from the fungus. एक ग्रुप है पेनिसिलिन का, ठीक है, और इसको प्राप्त कैसे कहाँ से किया जाता है, पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ ये पेनिसिलिन का जो उपयोग है, पेनिसिलिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है, जो इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। तो उसमें उसके कौन कौन से बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकॉकी, ये एक बैक्टीरिया है। उसके बाद में क्लॉस्ट्रीडिया, ठीक है। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए ये पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक्स है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कहाँ के जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है देज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑन योर ear, nose, throat, skin as well as disease like pneumonia and scarlet fever, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, इसका उपयोग जो है कहाँ पे क्या है, इन्फेक्शियस जो डिसीज जो होते हैं, कहाँ पर, आंखों में, गले में या स्किन के ऊपर। उसके साथ साथ निमोनिया या स्कारलेट फीवर, इसके ऊपर ये पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स ये काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये बात तो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सावधानियां हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर ने जब तक के आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है तब तक आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग न करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा भी उपयोग या गलत तरीका का उपयोग होता है तो उसका साइड इफेक्ट अपने शरीर पर हो सकता है। इसके लिए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जब तक ये डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिख के नहीं देते तब तक आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग न करें, ठीक है। डोंट परचेसेस एनी एंटीबायोटिक्स फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। कभी भी जाए दुकान में, जब डॉक्टर ने लिखा भी नहीं है फिर भी हम मेडिकल स्टोर्स में एंटीबायोटिक्स खरीद रहे हैं, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। और दूसरी बात, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट एंड कॉमन डिसीज लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। ये जो कॉमन डिसीज होते हैं तो इसके लिए भी हमको डायरेक्ट अपने मन से ही एंटीबायोटिक्स नहीं लेने, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल आफ्टर टेकिंग द एंटीबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक्स लेने के बाद में भी आपको कंफर्टेबल भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो भी यू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आप सुधर भी गए हो, आपको अच्छी फीलिंग भी हो रही, यू फील बेटर आफ्टर कंज्यूम एंटीबायोटिक्स। डोंट इरेगुलेट दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो डॉक्टर ने जितना आपको डोज लिख के दिया है, मतलब पूरा कोर्स जितना दिया है उतनी ही आपको लेना है, तब ताकि वो पूर्णतः
आपके शरीर से जो डिसीज है या बैक्टीरिया का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में है कभी कभी क्या होता है, डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक्स विच वेयर यूजफुल टू यू। आपको जो एंटीबायोटिक्स यूजफुल थी तो आप दूसरों को भी सजेस्ट मत कीजिए। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक्स बताती है, मेरे को बुखार आया था भैया, तो मेरे को डॉक्टर ने ये वाली दवाई दी तो मैं आराम हो गया, तो चल तू भी एक दवाई खा ले। ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर को के पास जाने के बाद जो डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं तभी आप उस या एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं वही एंटीबायोटिक्स आपको लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका नाम, उस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है जिसने पेनिसिलिन का खोज किया। ठीक है, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मैरी हॉस्पिटल, had cultured the varieties of bacteria and fungi in the petri dish in his laboratory। इसने क्या काम किया, पेट्री डिश में अपने लेबोरेटरी में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस को कल्चर किया। ठीक है, अब उसने ऑब्जर्व क्या किया, मान के चलो इसने कल्चर करते समय तारीख थी वो 3 सितंबर in 1928। इसने क्या काम किया, एक पेट्री डिश में फंगस को रखा। ठीक है, फंगस को रखने के बाद कल्चर ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन के बाद में उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जितने उसके आसपास या जिस पेट्री डिश में उसने फंगस रखा था वो आसपास की जो जगह है पेट्री डिश के आसपास की जहाँ बैक्टीरिया थे, ठीक है, वो बैक्टीरिया पूर्णतः नष्ट हो गए। ठीक है, एंड वो जगह कैसी हुई थी पेट्री डिश के आसपास की पूरी क्लियर होगी। मान के चलो एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में उसने क्या डाल दिया, हमें फंगस डाल दिया। तो फंगस के आसपास की जो एरिया है, जो बैक्टीरिया है, वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया कैसे हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तब उसको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो फंगस से निकला है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, प्लेस ए फंगस in the petri dish, in this petri dish there is the bacteria, these bacteria are destroyed। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंगस। तब उसके दिमाग में आइडिया आई कि कुछ ना कुछ तो ऐसे पदार्थ है जो वहाँ से स्रवित होते हैं कि उन बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तब पेनिसिलिन नामक इस एंटीबायोटिक उन्होंने खोज किया है। अब पेनिसिलिन हैड बीन डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली दिस फॉर्म, और ये जो है हम उनका जो योगदान जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हम नहीं भूल सकते। वी आर नॉट फॉरगेट द वी आर ग्रेटफुल टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, उसके लिए उसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसमें which changes are you notice in the articles of leather and gunny
मतलब जूट बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के सीजन में चमड़े की जो आर्टिकल्स है, चमड़े की जो वस्तुएं हैं या जूट से बने हुए जो बैग्स हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है क्या, ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू यूज दिस आर्टिकल्स, क्या लंबे समय तक उसको आप यूज कर सकते हैं, खराब होगा, ठीक है। व्हाई डू दिस आर्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन, लेकिन वही आर्टिकल्स समर में और विंटर में खराब नहीं होते, ठीक है। चमड़े की वस्तुएं जो है वो बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में खराब क्यों होते हैं, क्या कारण है, ठीक है। तो उसके लिए सम फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक spores of fungus are present in the air, and in the moisture conditions in rainy seasons, these spores are germinate and reproduce. जर्मिनेट होने के बाद रिप्रोड्यूस होता है और वो किसके ऊपर अटैक करता है, कॉटन फाइबर्स, गनी बैग्स, लेदर्स, वुड एक्सेट्रा, इसके ऊपर वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो फंगस बन जाता है जर्मिनेशन होने के बाद। ड्यू टू दिस आर्टिकल्स आर स्पॉइल्ड, ठीक है। बरसात के समय में जब मॉइस्चर हवा में बढ़ जाती है तब ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगस आर जर्मिनेट and reproduce and affect the articles which are made by leather, jute bags, wood etc. तो कैसे होता है, these microorganisms, this fungus are penetrate inside these articles, ठीक है, and damage the quality of these articles, वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद में उसकी जो क्वालिटी खराब हो जाती है। ड्यू टू दिस आर्टिकल्स आर स्पॉइल्ड, इसी यही कारण है कि बरसात के समय में वो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं या वुड या गनी बैग्स जूट से बनी हुई जो बैग है ये खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में समटाइम्स यू मे ऑब्जर्व सम ब्लैक बॉर्डर्स और व्हाइट पीस आर सीन ऑन द पिकल्स, दिस पिकल्स इज ओपन, अगर वो पिकल्स यदि खुला है तो आप देखे होंगे कि उसमें काला पाउडर जैसा पदार्थ जमा हो जाता है या फिर सफेद बुर्सी लग जाती है, इसको बुर्सी कहते हैं, ठीक है, अपने आम भाषा में, ठीक है। तो वो खराब हो जाती है, तो मतलब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और वो फंगस क्या होता है, वहाँ से एक फंगस है, वो फंगस एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, तो उसका नाम है उस टॉक्सिस का माइकोटॉक्सिन, ये सब्सटेंस उसमें छोड़ देता है, एंड दीज फूड आइटम्स या पिकल्स वगैरह जो है, दीज आर नॉट ईटेबल, वो खाने के योग्य नहीं होता। अगर वो खाए तो फूड
फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वो अगर खाते हैं तो फूड पॉइजन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब पिकल्स हो गया, सॉस हो गया या चटनी हो गई, ये अगर बहुत देर तक अगर खुली रहेगी, ढक्कन से ढकी नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सफ़ेद नाम की सफ़ेद बुरसी लग जाती है। ठीक है, और वो बुरसी जो है फंगस है। ठीक है, और वो फंगस से एक टॉक्सिन सब्सटेंस वहाँ पे अपने खाद्य पदार्थ में छोड़ दिया जाता है। उस टॉक्सिन सब्सटेंस का नाम है माइकोटॉक्सिन, और फिर वो जो फूड है वो ईटेबल नहीं होता है। ठीक है, ये जनरली इसमें होता है। ठीक है, या फिर कई बार आपने देखे होंगे कि बासी ब्रेड या रोटी के ऊपर बुरी बुरसी लग जाती है। ठीक है, तो वो भी खाए तो फूड पॉइजन होने के चांसेस है, यानी फूड पॉइजन होना ही है। ऐसा भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम। ये क्लॉस्ट्रीडियम जो है क्लॉस्ट्रीडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और दिस कॉजेज द फूड पॉइजनिंग इन द ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्ट। सामाजिक जो कार्य होते हैं तो उसमें ये फूड पॉइजनिंग करता है। ये कैसे करता है? हाउ डज फूड बिकम्स पॉइजनस ऑफ ऑल? सडनली हो जाता है, सडनली फूड पॉइजनस कर देता है ये क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, अब the bacteria which spoil the food, that bacteria is known as clostridium। ठीक है, अब इसके बाद में आउट ऑफ दिस 100 स्पेसीज ऑफ बैक्टीरियम्स, उसके 100 स्पेसीज है। ठीक है, और वो पूरे अपने भोजन को खराब कर देता है। और वो कैसे खराब करता है? दे ऑफ्टन और फूड फ्रॉम दिस जो खाना बनाता है उसमें से वो अपना उससे फूड प्राप्त करता है, और उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देता है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस मिला देने की वजह से वो पूरा का पूरा जो खाना है वो पूरा खराब कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण भी फूड पॉइजन पूरे उसमें हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे जो ये बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? रोड शेप होते हैं, रॉड के जैसे। दिस बैक्टीरिया आर इन रॉड शेप एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप स्पोर्स। वो बॉटल शेप स्पोर्स करते हैं और उनकी संख्या बार बार वहाँ पे बढ़ते जाती है। ठीक है, और वो बढ़ने की वजह से पूरा भोजन जो है वो खराब कर देता है। ठीक है, जिसके कारण ये फूड पॉइजनिंग इस क्लॉस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से हो सकती है। ठीक है, दे कैनॉट। और दूसरी बात वो कैसा है? अनएरोबिक है। और ये क्लॉस्ट्रीडियम्स, कुछ क्लॉस्ट्रीडियम्स की स्पीशीज जो है वो सॉइल में होती है, एंड सम आर ग्रो इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, ठीक है, उस एलिमेंट्री कैनाल्स में भी वो होते हैं। ठीक है, और ये अपने लिए घातक है। ठीक है, सबके शरीर के लिए वो घातक है। ठीक, हो गया।